बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आज मुझे बड़ी मज़ेदार किसी ने कमेंट भेजा उनके, जनाब आप कभी कहते हैं हम बच्चों की दुआ मांगते हैं, कभी वालिदैन की दुआ मांगते हैं, कहते मियाँ बीवी की भी मांग लो। मैंने कहा मैं मियाँ बीवी की दुआ में क्या मांगूँ? फिर मैं करने यार ये दुआ तो की जा सकती है कि आपकी अल्लाह जोड़ियाँ सलामत रखे, और जहाँ जिन जोड़ों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है अल्लाह ताला उनमें अंडरस्टैंडिंग दे दे, और जिनमें अंडरस्टैंडिंग है अल्लाह ताला उन्हें नज़े बद से बचाए। और फिर अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में जो आपके फूल खिले हैं अल्लाह ताला उन फूल को सलामत रखे, उनकी खुशबुओं को सलामत रखे, उन्हें नज़र बद से बचाए। बड़े इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं भैया, आज सीधे सीधे 5 टॉपिक। नंबर 1 तो ये कि जेईआई के तर्जुमान ने तो आज बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे दिया भाई, और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला एक सुन ले जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। उसका कहना है जी GHQ कोई खाना काबा नहीं है जिसके सामने एहतजाज नहीं हो सकता। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि JUI शायद अपनी कश्तियां सारी जला के और मैदान में उतरी है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस और इतने बड़े बड़े जुमले, आखिर क्या मतलब है इन बातों का? इसके पीछे क्या चीज़ ऐसी है जो JUI खेलना चाह रही है? ये बड़ा मेरे आज का अहम टॉपिक है। दूसरा जो ज़रूरी टॉपिक है वो है, आ, आज मंगल था, मंगल पे वो जो अलीमा खानम थी वो वहाँ पहुँची, वहाँ पे एहतजाज हुआ, उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू भी की। लेकिन मेरे पास ऐसी इतलात हैं कि अलीमा खानम की स्ट्रीट मूवमेंट को भी हाईजैक करने का मंसूबा बन गया है, और ख़ुद PTI की बहुत सारी क़यादत जो ऑलरेडी कहीं और सलाम करती है शाम नू जाके, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बनती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट अलीमा खानम से हाईजैक हो जाएगी। है तो बड़ी तशवीशनाक सी खबर, लेकिन ये कि खबर है मैंने आपसे शेयर करनी है। तीसरे नंबर पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में रह गए 4-5 दिन। नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच गए हैं, नवाज शरीफ साहब ने जाके वहाँ खिताब भी खड़का दिया है, मरियम साहिबा भी हैं, पूरी सरकारी मशीनरी उनके आगे बिछ गई है, और सरकारी वसाइल माही आवेगा मैं फूला नल धरती से जावांगी ते नाले चलांगी पखियाँ, वो सारा कुछ वही हो गया। ये पाकिस्तान का खूबसूरत जमहूरियत का चेहरा है, और वो बाऊजी जो ये कहते हैं कि जी मैं जमहूरियत वोट को इज्जत दो, जिस तरह वो अपने जूतों के नीचे वोट को इज्जत दे रहे हैं ना, वोटों को ठुडे मार रहे, और वो जिस तरह अब अल्लाह ऐलान कहते साड़ी गल हो गई है तो मैं की करा भाई, हो गई है। मरियम साहिबा भी उनके साथ हैं। ये बड़ा खूबसूरत जमहूरियत है जिसको वो मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़ा मज़ेदार जुमला कहा है। उन्होंने कहा जी मुझे उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान जैसे इलेक्शन होंगे। उन ज़रा गल अब इस जुमले को ज़रा स्लो मोशन पे सुने। कहते हैं मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान जैसे इलेक्शन होंगे। बात समझ आ गई? लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा थोड़ी सी खलीज की सूरत हाल पे आपको डाल दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग, मैंने 2 दिन से 3 दिन से तो एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई मुझे यूँ लग रहा है कि ये जंग आखिर में जाके हमारे गले पड़ जाएगी, और ये इतनी गले में पड़ जाएगी हमारे कि मुझे नहीं लगता कि हम उसे उतारने के काबिल भी रहेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मेरा ये तजिया गलत हो। लेकिन अब फ़िलहाल आप नोट करें कि जंग इसराइल ने शुरू की, अमेरिका बीच में कूदा, ईरान के साथ जंग है। ममालिक कौन तबाह हो रहे हैं? सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, ये तबाह हो रहे हैं। भाई अगर जंग उनकी यहूदियों की और मुसलमानों की थी, तो ये मुसलमान को क्यों तबाह कर रहा है? आखिर अगर ये उनका प्लान है कि ये जंग मुसलमानों में लड़ाई जाए, तो जो मुसलमानों में बैठे हुए लोग हैं उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही? अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों समझ नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं कर दूं, मैंने अभी कल परसों वर्ल्ड कप के ऊपर बात करते हुए कहा कि ये वर्ल्ड कप यहूदियों और ईसाइयों का है, तो मेरे कुछ क्रिश्चियन भाइयों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा कि जी आप हमें ईसाई लफ्ज़ की जगह क्रिश्चियन कहें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आई अपोलोजी कि भाई अगर मेरे इस लफ्ज़ से किसी को कोई हर्ट हुआ है, कोई मुझे और दो मुसलमान दोस्तों ने भी इस तरफ, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपोलॉजी करता हूँ। और मैं वो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, मैं बतौर इंसान सबसे मोहब्बत करता हूँ। हम मुसलमान केड़े को दूध दे तो ले आए, गंदे तरीन लोग हैं, तो सब जगह इसी तरह चलता है। अर्जेंटीना की जो टीम है उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई, जिसमें वो लगता था कि वो फुटबॉल तो हार गए, वो बॉक्सिंग में जीतना चाह रहे हैं। अच्छा मैं इस्लाम बात कर रहा था खलीज की,
तो खलीज की सूरत हाल में अब सऊदी अरब का जो है ना, ऐसा लग रहा है मुहासरा हो गया है। अब सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात जुड़े हुए और इक्तिसादी मुआशी ताल्लुकात जुड़े हुए। बहरीन ने अब तो यहाँ तक कि उसने बाकायदा वार्निंग यमन ने जारी कर दिया है। उसने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लोडिंग और अनलोडिंग जो कर रहे हैं ना बंदरगाहों पे, वो गुरेज करे। इसी तरह बहरीन कतर के अंदर भी वार्निंग जारी हो गई कि जनाब ये बिल्कुल बड़ी जंग छिड़ने जा रही है और हालात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये यहूद व हनूद की साजिश है कि मुसलमान आपस में लड़े, तो मुसलमान हुक्मरान इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? आखिर क्या वजह है कि इसराइल की यहूदियों की जंग जो मुसलमानों के साथ शुरू हुई थी, अब वो मुसलमानों में तकसीम हो रही है? उसकी रीज़न ये कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो, मैं ये नहीं कहता किसी के ईमान को चैलेंज नहीं कर सकता, मैं, मेरे पास कोई ऐसा फतवा जारी करने की अथॉरिटी नहीं है, होती भी तो मैं ना जारी करता। लेकिन जो उनके किरदार और अमाल है, उससे ऐसे लगता है कि वो एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का टूल है, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता इस जंग को मुसलमानों की तरफ धकेल रही है और इस जंग को इनकी आपस की जंग बना रही है। मसूद पज़ेश्कियान ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा हम मुकम्मल हालत जंग में और पूरी तैयारी है। ये खबर चल रही थी कि जी कोशिश हुई है कि जनाब अली 10 दिन की सीज़ फायर हो जाए और दोनों ममालिक के दरमियान, ये पाकिस्तान कतर की कोशिश थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 12 वर्ष साबित हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीसरा जंग का फेज़ है, ये बड़ा खौफनाक हो सकता है और इसमें बड़े पैमाने पे हलाकतें और नुकसान हो सकता है और इस बार मरेंगे भी मुसलमान, चीखेंगे भी मुसलमान। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इस क्रिटिकल मौके में पाकिस्तान ने माजी में भी ये इस जंग के हवाले से एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, पाकिस्तान फर्स्ट मेरे लिए तो अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई। लेकिन अब उनका इम्तहान है कि अगर सऊदी अरब पे मुसलसल ईरान ने हमले किए तो पाकिस्तान क्या करेगा? फिर क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, उसके सामने खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा? ये मेरा सवाल है और ये सवाल मैं मुसलसल आपसे किए जा रहा हूँ। जब आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं अभी JUI की तरफ आता हूँ, क्योंकि JUI और उसके बाद ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, इसको किस तरह हाईजैक करने का मंसूबा बनाया अलीमा खानम से, इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन 5 दिन रह गए और नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके खिताब फरमाया। एक तो मैंने ये बात कही भी है कि नवाज शरीफ जहाँ खिताब करेंगे ना, मुस्लिम लीग नून वहाँ कैसे कभी नहीं जीत सकती। लाहौर लाया गया, या कबूतर बिठाया गया और पता नहीं क्या क्या हुआ और उसके बाद नवाज शरीफ साहब लाहौर की सीट हार गए और वो उधर से भी हार गए। मुड़ के जनाब अली वो अब ताज़ा तरीन गिलगित बल्तिस्तान गए, वहाँ खिताब फरमाया, वहाँ से भी हार गए। अब आज वो आज़ाद कश्मीर पहुँचे। रियासती वसाइल इस तरह इस्तेमाल हुए हैं उनके लिए जैसे मुर्शद के बच्चे के ऊपर नहीं क्या नाम है लोग फूल बरसाते, उस तरह। अब ये क्या इंतखाब रह गया, क्या इलेक्शन है जिसके अंदर आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? आपको साफ पता चल रहा है कि इलेक्शन क्या हो रहा है। पीटीआई को आपने माइनस कर दिया, उनकी जमात को लड़ने नहीं दिया और आपने दो पहलवान बीच में उतार दिए जो दोनों ही आपके। उतार देना पीटीआई को, ਉਹਦੇ हथ बन देंगे, पैर बन देंगे, उन्हें सूट देना रिंग फिर भी वो जीत जाती। और यही आपका खौफ है, यही इमरान खान की कामयाबी है कि 4.5 साल के बावजूद इमरान खान की पार्टी को आपको बैन करना पड़ता है, इंतखाबात से निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए। अब आपने नवाज शरीफ साहब, लोग कहे यार मैं इस तरह के जुमले नहीं कहता कि जी वो तो जिमें सर्दियाँ आंदियाँ ने तो रजाइयाँ कट कर उन्होंने तोप लुआई दी है, वो इस तरह इन्हें भी कभी कभी रूनुमाई हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब इस सियासत में से बिल्कुल इरेलीवेंट हो गए। ज़रा सोचे ना, एक वक्त का वज़ीर आज़म यार, अब उसका हैसियत बेचारे की, उनकी हैसियत बेचारों की ये हो गई है कि वो जाते हैं छोटी छोटी रैलियों से खिताब करते हैं और उतों भी हार जाते हैं। लेकिन उनके लिए पूरी रियासत खुल के सामने बैठी हुई है, उनके लिए जहाज़ इस्तेमाल हो गए, उनके लिए जनाब अली प्रोटोकॉल लग गए, उनके लिए खुसूसी इंतज़ामात हो गए। अगर रियासत इसी तरह चलनी है तो चल दी रहे भाई। मेरा काम तो ये कि मेरे जैसे लोगों का काम ये कि हम तो वो बात करें जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ायदे के लिए हो। मुझे हैरत होती है नवाज शरीफ साहब पे कि किस मुंह से अब वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते होंगे। दिल से अंदर से तो आवाज़ आती होगी कि बाबूजी की करन दे हो तुसी,
लेकिन हो सकता है बंदा खुद फरेबी का इस सतह पे बाज़ों का शिकार हो जाता है कि उसे किसी बात के कोई ना शर्म महसूस होती है, ना कुछ। मैं मियाँ साहब के हवाले से नहीं कह रहा। उनके पास एक मोटरवे है जिसे रगड़ी जाते ने, हमने मोटरवे बनाई, हमने मोटरवे बनाई, हमने यूँ किया। कोई सवाल करे मोटरवे पे जो किक बैक्स थी वो किसने ली? मोटरवे के ऊपर जो कहानियाँ हैं वो कोई सुने तो आप हैरान हो जाएँ कि मोटरवे की किक बैक्स जो है वो कितनी थी। हाँ, बिलावल भुट्टो ने जो ये जुमला कहा है ना कि मुझे लगता है आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान जैसे इंतखाबात होंगे, तो सब गल उन्होंने फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को चुंडी वड़ दी है। और ये कहना उनका कि जी कि पाकिस्तान जैसे होंगे, उन्होंने साफ बता दिया जी जिਵੇਂ पाकिस्तान में इंतखाबात मैनेज हुए थे यहाँ पे भी होंगे। पीपल्स पार्टी को अपनी पड़ गई है, उसे ये फील हो रहा है कि गेम मेरे हाथ से कश्मीर से निकल गई है। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद बैठे थे बहुत दिन ये लेने के लिए अप्रूवल के बीच चलो साढ़े को रास्ता बन जाए, लेकिन नहीं बना। पाकिस्तान के इंतखाबात इतने ही है कि उससे पहले ही सबको पता था कि कौन क्या करने जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट पे हर बंदा डाल देता है। अब जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने डाल दिए जुमला कह के कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे वैसे यहाँ होंगे, यानी कि यहाँ पे भी वोट कोई डालेगा, गिनती में किसी के निकलेंगे। तो उन्होंने तो इस इंतखाबात को उड़ा के रख दिया है सीधे सीधी। और जो क्या कहते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है IIPP, मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि वो इन सबको हैरान कर देगी। क्योंकि अगर अब पाकिस्तान के इंतखाबात में किसी जमात की बात हुई थी तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात जो है ना पक्की पक्की हुई हुई है इस इंतखाब में। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस्तेकाम पार्टी में वो यहाँ जो लाहौर से सीटें हैं वो क्या कहते हैं मलक नसीब ज़मान जो हैं, मुझे तो लगता है कि वो सीट ना निकाल ले। क्योंकि भाई जब सब चीज़ें आपके हाथ में हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि लाहौर की सीट भी वो लड़के के हाथ में आ जाएगी और ये पीपल्स पार्टी नून लीग पिटते ही रह जाएंगे। PTI का तो वर्के ही फाड़ देना, उसका तो कांटा वैसे ही लग गया। लेकिन इन्हें तो जड़ा कांटा वजह है ना लाहौर में भी आपको नज़र आ जाएगा। अब आ जाए JUI की तरफ। JUI के तर्जुमान हैं जनाब, उनका नाम है JUI के असलम गौरी साहब। असलम गौरी साहब ने एक टीवी पे गुफ्तगू की है ना भी उन्होंने, असलम गौरी साहब ने वीडियो में भी है ना ये, उन्होंने की गुफ्तगू की है। और गुफ्तगू ये उर्दू पॉइंट बड़ा रिलायबल सोर्स है, उनकी ये ख़बर है। वो कहते हैं कि JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों के किरदार पर बात करते हुए कहा है कि GHQ पे एहतजाज करना कोई नामुमकिन बात नहीं है। JUI अपने तमाम मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सियासी व पुरअमन अंदाज में ही करेगी। मैं पूरा बयान पढ़ूँगा। इस हवाले से एक टीवी प्रोग्राम में तर्जुमान JUIF असलम गौरी ने पाक फ़ौज के हेडक्वार्टर GHQ से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा अपना इदारा है GHQ, क्यों कोई खाना काबा तो नहीं है जहाँ पर जाकर एहतजाज नहीं किया जा सकता। वैसे तो PTI पे इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने खाना काबा में भी एहतजाज कर लिया। अच्छा, कहते हैं क्या मैं अपने ही इदारे में जाकर यह नहीं कह सकता कि आप गलत कर रहे हैं? अच्छा, अब यानी आप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ जाके डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। हाँ, हम सियासी लोग हैं और सियासी तौर पर ही बात करेंगे। हम बंदूक उठाकर या तशद्दुद के ज़रिए तो बात नहीं करेंगे। ये कौन गारंटी देगा कि जनाब अली GHQ के बाद जब आप इकट्ठे होंगे तो कुछ नहीं होगा? ये तो PTI वाले भी कहते हैं कि 9 मई को उनका कोई इरादा कहीं पे भी किसी किस्म का कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन फिर सब कुछ हो गया। किसने फ़ायदा उठाया मुझे नहीं पता, PTI ने किया क्या किया, लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ। अच्छा, फिर पहले मैं इस पे ज़रा सी आपसे बात कर लूँ। अगर यही जुमले PTI में से किसी ने कहे होते ना तो अब तक क़यामत मच गई होती। बहुत सारे एंकर टीवी की स्क्रीन फाड़ के बाहर निकल आते और वो दीवारों में टकरे मारते कि वो मुल्क की सलामती को चैलेंज हो गया। अब तक तारड़ साहब 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके होते। ओहो कि GHQ के बाद, यही इमरान खान ने भी तो यही जुमला कहा था जो आज तक आप बड़े जोर शोर से कोट करते हैं। जब GHQ का हुआ था तो उसने कहा था कि वहाँ जाके एहतजाज, यही जुमले असलम गौरी कह रहे। तो अब क्यों सब खामोश हैं? मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि सियासत के अंदर इदारों के जो नाम के साथ जो कुछ भी होता है उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए, इदारों को भी करनी चाहिए। ये इमेज नहीं बनना चाहिए कि ये इदारे बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। अगर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं पाकिस्तान जैसे इंतखाबात होंगे तो वो किसको का मुंह चिढ़ा रहे हैं?
या अगर फजलुर रहमान कोई बात कहते हैं, या अब ये असलम गौरी साहब बात कह रहे हैं, या अचकज़ई कहते हैं, तो हमें क्यों नहीं, हम इस तरह का क्यों ये एक इमेज बना देते हैं हम कि जी नवाज शरीफ जितने मर्जी गुनाह करें वो बख्शे जाएंगे, पीटीआई वाले खाबिश भी कुपवाड़ा सोचते हैं उन्होंने गले पै जाएगा। ऐसे क्यों करते हैं हम? तो मैं ये समझता हूँ कि जेयूआई के इस बयान के ऊपर उन्होंने जो कुछ भी कहा है ये उनकी अपनी राय है, लेकिन ये राय पीटीआई वाले ने दी होती तो अब तक इतने क्यामत बाजी की होती। टीवी वाले ने तो रो रो के सर अपने गंजे का लड़ने सन, मेरे वंगर नहीं। ये मैं तो आपको पता किसी वजह से हुए हैं यार, मैंने कोई स्यापा करके पेट स्यापा नहीं किया, वो मैंने तो पैसे खर्चे हेयर ट्रांसप्लांट पे, पैसे भी मैं उनके होंगे दसा कितने खर्चे ने भैया, तो मेरा ज़ाती मामला तो नहीं मैंने दिए भी हैं कि नहीं दिए। एनीवे अब जो असल चीज़ है गौरी साहब की वो सुने। गौरी साहब कहते हैं कि आयशा गुलालाई, हिना परवेज़ भट्ट, पवन चौधरी, मौलाना ताहिर अशरफी और फयाजुल हसन चौहान सब चाबी वाले खिलौने। अच्छा जी, इन जैसे सियासतदान और शख्सियात के मुंह लगने और बात करने से बेहतर है कि बंदा बराह रास्त उस जगह जाए जहाँ से इनमें चाबी भरी जाती है। लो जी, एक और इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम आ गया कि ये सारे ही लोग इस्टेब्लिशमेंट के पालतू खिलौने हैं और इस्टेब्लिशमेंट में इन पे चाबी पड़ती है। अच्छा चलिए बट ठीक है, मौलाना गफूर हैदरी साहब भी आपको याद होगा इसी तरह की बात कर चुके हैं। अगर ये सारी चीज़ों को मैं मिलाऊं तो मेरा सिर्फ एक सवाल बनता है कि क्या रेड लाइन सिर्फ पीटीआई के लिए है या दूसरी जमातों के लिए भी है? इमरान खान की बहन के एक इंटरव्यू पे उनने तलब किया एनसीसीए ने, तो वो तो इंटरव्यू कहीं पब्लिश भी नहीं हुआ और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, वो तो इंटरव्यू का हिस्सा भी नहीं थी। ये तो वो जो बच्चा है भेलम, उसको सोचना चाहिए कि उसने अपना कैरियर खुद अपने हाथों से तबाह कर लिया। और उस जब एक चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही है तो इखलाकन हमें उसका पे ये करना, ये तो बट ठीक है ना, यहाँ पे पाकिस्तान में डाढ़े दा सत्ते भी ना सोए ना, गरीब की भाभी सबकी जोरू, जो वो वाला हिसाब है, गरीब की जोरू सबकी भाभी, वो हो मैं भी उठा ही कह गया। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने सर हर गुनाह पीटीआई पे डालना है और दूसरों के गुनाहों को आपने को नौरीन खान को तो जारी हो जाएगा नोटिस, और मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना हैदरी, ये जेयूआई के तर्जमान जो मर्जी, इन पे भी तो मौलाना पे अभी तो 2 पर्चे हुए हैं कसूर में और एक शायद शेखुपुरा में, तो क्यों नहीं अब गिरफ्तार करने उन्हें पहुंचते? डरते? अब मौलाना साहब के को से कोई आपको कोई घबराहट है, कोई इशू है जो आप उनको हाथ नहीं डालते? अच्छा जी, अब आखिरी बात की तरफ मैं आ जाऊं और वो अर्ज़ ये है कि अलीमा खानम साहिबा ने आज डयाला के बाहर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा, जी सज़ा मुझे होनी है तो मैं कौन सा छुपती फिर रही हूँ, दे दे सज़ा मुझे। यानी वो अहमद फराज का क्या शेर था, कब मुझको एतराफ़ मोहब्बत न था फराज, कब मैंने ये कहा था सज़ाएं मुझे ना दो, तो वो तो कह रही है दे दे भाई सज़ा। लेकिन जितनी कामयाबी से उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है उससे टल तो खड़क गई, घंटियाँ खड़क गई यानी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मूवमेंट के दौरान अब चंद दिनों में आप देखेंगे कि पीटीआई के कुछ लीडर भी ये रैलियाँ निकालेंगे और अगर अलीमा खानम को पॉजिटिव फीडबैक आना शुरू हो गया तो ये रैलियाँ पीटीआई के बहुत सारे लोग निकालेंगे और उन्हें सहूलत भी मिलेगी निकालने की और वो सारा कुछ होगा। और जब फाइनल मौका आएगा, जब अलीमा खानम साहिबा जो हैं को फाइनल स्ट्रोक खेलने लगेंगी तो ये सारे पीछे निकल जाएंगे। मुझे नहीं पता किसका मंसूबा है, लेकिन ये मेरे इल्म में है कि ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। इमरान खान को आपने देखा होगा कि जब 26 नवंबर हुआ था तो इमरान खान का जुनून लोगों के सरों पे था, वहाँ पे लोग शहीद हुए। वक्त आएगा उसकी तहकीकात होंगी, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इमरान खान का जुनून ठंडा नहीं हुआ है। डेफिनेटली यार, कौन ये चाहेगा कि उसके बच्चे को पुलिस उठा के ले जाए और वो फिर 15 दिन लपता फिरे कि बच्चा कितने गए, या फिर उसकी ज़मानत करानी हो तो ज़मानतें ना ली जा रही हो। 10,000 मौक़ों पे ऐसा हो। आप देख लेना, वो डार का केस ठंडा पड़ गया ना, अब इसहाक डार साहब के नवासे
मुर्तज़ा डार नाम है, क्या नाम है भाई सागडार साहब के नवासे का, तो वो क्या कहते हैं, ठंडा पड़ गया काम, क्योंकि पाकिस्तान में ताकतवर और बासर लोगों के ऊपर हाथ डालना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे पीटीआई जैसी जमातों को निशाना इबरत बना दिया जाता है ताकि बाकी लोग खौफ का शिकार हो जाए, माफ़ी मांग लें। आप टीएलपी पे पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो टीएलपी पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे भी कर लेती है। इतना ऑर्गेनाइज्ड निज़ाम है, लेकिन पीटीआई के लिए सब चीज़ें माइनस हो चुकी हैं। अलीमा खानम जो है वो एक आखिरी उम्मीद तो नहीं कहूँगा, इमरान खान खुद उम्मीद है, उसे किसी और उम्मीद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलीमा खानम ने बहरहाल इस ठहरे हुए पानी में एक इर्ताश पैदा किया, और इस इर्ताश के नतीजे में अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो लोग जो कहीं और जवाबदेह हैं, तनख्वाह कहीं और से लेते हैं, रहते पीटीआई में हैं, उनके ज़िम्मे टास्क ये लगाया जा रहा है कि आपने अलीमा खानम की तहरीक को हाईजैक करना है, और हाईजैक का ये है कि आप निकालें रैलियाँ और इस तरह का तासुर दें कि ये रैलियाँ वलियाँ मिला के हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन जब अलीमा खानम कभी ज़िंदगी में किसी मौके पे फ़ाइनल कॉल दें तो कोई बंदा ना मिले। अलीमा खानम के ख़िलाफ़ ये भी एक प्लान तैयार है, आपसे सुबह बात होगी।